जरा सोचिए, मतलब 1857 का भारत, बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी टेलीग्राफ या आधुनिक संचार के, बिल्कुल। रातों रात उत्तर भारत के गांव-गांव में रोटियां और कमल के फूल बांटे जा रहे थे। मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का एक खामोश संदेश था। हाँ, और ये बहुत ही सुनियोजित था। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम उसी ज्वालामुखी के फटने का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें पूरी तरह हिला दी थी। हमारे पास जो दस्तावेज और नोट्स हैं, उनके जरिए हम सिर्फ तारीखें नहीं दोहराएंगे, बल्कि उन दबे हुए जज्बातों, उस खौफनाक रणनीति और उस भीषण रक्तपात की गहराई में उतरेंगे जिसने आधुनिक भारत का भविष्य तय किया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे दशकों तक, मतलब बहुत लंबे समय तक, सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या सैन्य बगावत कहकर खारिज करने की कोशिश की गई। हाँ, अक्सर टेक्स्ट बुक्स में भी यही पढ़ाया जाता है ना। बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो ऐतिहासिक शोध हैं वो एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था। ये एक ऐसा महासंग्राम था जिसके तार समाज के हर उस तबके से जुड़े थे जो एक विदेशी सत्ता के क्रूर पहियों के नीचे कुचला जा रहा था। सही बात है। और अपनी तमाम कमियों और विफलता के बावजूद इसने आगे चलकर 1947 की आजादी का पूरा मार्ग प्रशस्त किया। एकदम सही कहा आपने। और देखिए, इसे समझने के लिए हमें उस दबाव को डिकोड करना होगा जो सालों से बन रहा था। मैं इसे एक बारूद के ढेर की तरह देखती हूँ, जिसे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों ने मिलकर तैयार किया था। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो अगर हम सबसे पहले राजनीतिक कारणों की बात करें, तो लॉर्ड डलहौजी की गोद की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जिक्र बार बार आता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये नीति असल में काम कैसे करती थी? क्या ये मतलब सिर्फ जमीन हड़पने का एक कानूनी बहाना था? देखिए, ये जमीन हड़पने से कहीं ज्यादा रियासतों के अस्तित्व और उनके स्वाभिमान को मिटाने का एक बहुत ही शातिर तरीका था। स्वाभिमान को मिटाना कैसे? मतलब गोद की नीति के तहत अंग्रेजों ने ये नियम बना दिया कि अगर किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो किसी भी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। मतलब उनका वंश वहीं खत्म। एग्जैक्टली। राजा की मृत्यु होते ही वो पूरा राज्य सीधे अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। इसी क्रूर नीति के तहत 1854 में झांसी का पतन हुआ था। ओह, तभी रानी लक्ष्मीबाई ने वो कहा था। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का वो ऐतिहासिक उद्घोष, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये महज एक जमीन का टुकड़ा छीनने की बात नहीं थी। ये सदियों पुरानी परंपराओं को एक विदेशी कानून द्वारा कुचले जाने के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। और ये गुस्सा सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित नहीं था। अगर हम आर्थिक पहलुओं की तरफ मुड़े तो एक आंकड़ा मुझे बहुत हैरान करता है। कौन सा? इन दस्तावेजों के मुताबिक एक हिंदुस्तानी सिपाही को उस वक्त केवल 7 रुपये महीने का वेतन मिलता था। सिर्फ 7 रुपए? मतलब 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए, एक इंसान जो आपके लिए अपना खून बहाने को तैयार है, उसे सिर्फ 7 रुपए। मुझे पता है उस समय महंगाई कम थी, लेकिन क्या ये रकम सच में इतनी कम थी या ये महज एक स्टैंडर्ड वेतन था उस समय का? मैं बताता हूँ, ये असल में एक बहुत ही भद्दा मजाक था। अगर हम उस समय के हिसाब से भी देखें तो उस 7 रुपए में से सिपाही को अपनी वर्दी, अपने खाने और यहाँ तक कि अपने हथियारों के रखरखाव का भी खर्च निकालना पड़ता था। अरे बाप रे, ये तो सरासर अन्याय है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी रैंक के एक ब्रिटिश सैनिक को कई गुना ज्यादा वेतन और भत्ते मिलते थे। और देखिए, बात सिर्फ सेना तक सीमित नहीं थी। हाँ, क्योंकि वो सिपाही भी तो समाज का ही हिस्सा थे। बिल्कुल। वो भारतीय सिपाही वर्दी पहनने से पहले एक किसान था। अंग्रेजों ने अपनी औद्योगिक क्रांति के फायदे के लिए भारत के जो सदियों पुराने कपड़ा उद्योग और हस्तशिल्प थे, उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया था। भारी लगान के कारण किसान भुखमरी के कगार पर थे। तो जाहिर है इसका असर सेना पर भी पड़ेगा। एकदम। जब गांव में सिपाही का परिवार भूखा मर रहा हो तो वर्दी के अंदर उस सिपाही का वफादार बने रहना मतलब कैसे मुमकिन था? ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। यानी आर्थिक तंगी और भेदभाव ने उनके मनोबल को अंदर से पहले ही तोड़ रखा था। और फिर इसमें जुड़ गया सामाजिक और धार्मिक अपमान। वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव और भारतीयों को जन्मजात गुलाम या असभ्य समझने की अंग्रेजों की मानसिकता।
इस बिंदु को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अंग्रेजों ने सिर्फ भौतिक संपदा पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने भारतीयों के संस्कृति पर भी प्रहार करना शुरू किया। बिल्कुल। ना चाहती है, उन्हें अपनी ही जमीन पर दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। सेकेंड क्लास सिटीजन्स। हाँ। ये एक ऐसा सामाजिक अपमान था जो धीरे धीरे अंदर अंदर एक नफरत का रूप ले रहा था। और इसी नफरत के बारूद को उड़ाने के लिए महज एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बनकर आई 1853 की इनफील्ड राइफल। यहाँ समझना जरूरी है कि समस्या उस नई बंदूक में नहीं थी, समस्या थी उसमें इस्तेमाल होने वाले कारतूस में। बिल्कुल, यही वो माचिस की तीली थी जिसने पूरे उत्तर भारत को सुलगा दिया। इस कारतूस को राइफल की नली में भरने से पहले सिपाहियों को इसका ऊपरी हिस्सा अपने दांत से काटना पड़ता था। और अफवाह ये थी कि हाँ, ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि इस आवरण पर गाय और सूअर की चर्बी लिपटी हुई है। मतलब हिंदू सिपाहियों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सिपाहियों के लिए सूअर वर्जित है। अंग्रेजों ने अपने एक ही फैसले से दोनों प्रमुख धर्मों के लोगों को एक साथ अपने खिलाफ खड़ा कर लिया। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी रोजी रोटी के लिए अपना धर्म खराब कर दें? और यही वो अंतिम सवाल था जिसने उन्हें नौकरी और ईमान के बीच किसी एक को चुनने पर मजबूर कर दिया। ये कोई मामूली तकनीकी बदलाव नहीं था, ये सिपाहियों की आस्था पर आखिरी प्रहार था। और इसका नतीजा मंगल पांडे। हाँ, इसी दबाव के नतीजे में बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने सबसे पहला वार किया। उन्होंने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और अपने कमांडर पर गोली चला दी। तो ये सिर्फ एक सैनिक का विद्रोह नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये ब्रिटिश अनुशासन की उस दीवार का ढहना था जिसे उन्होंने दशकों की क्रूरता से खड़ा किया था। और इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास की धारा बदल दी। बैरकपुर की वो आग 10 मई 1857 को मेरठ पहुंची, जहां बागियों ने खुलेआम विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। हाँ, दिल्ली चलो का नारा। अब यहाँ पर एक कूटनीतिक चाल देखने को मिलती है जो मुझे बहुत हैरान करती है। जब ये सिपाही दिल्ली के लाल किले पहुंचे तो उन्होंने 80 साल के कमजोर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मेरा सवाल ये है कि एक ऐसा बादशाह जिसकी सत्ता लाल किले की दीवारों के बाहर नहीं चलती थी, जिसके पास ना कोई सेना थी ना खजाना, उसे इस इतने बड़े राष्ट्रव्यापी विद्रोह का नेता क्यों चुना गया? देखिए, अगर हम इसे एक बड़ी रणनीतिक तस्वीर के रूप में देखें तो ये विद्रोहियों की एक बहुत ही शानदार कूटनीतिक सूझबूझ थी। कैसे? उन सिपाहियों को ये एहसास था कि अगर वे बिना किसी राजा या वैध सत्ता के लड़ेंगे तो अंग्रेज और बाकी दुनिया उन्हें महज एक उपद्रवी भीड़, लुटेरे या बागी मानेंगे। ओहो, मतलब उनको एक लेजिटिमेसी चाहिए थी। बिल्कुल, एक वैधता। बिल्कुल। बहादुर शाह जफर भले ही सैन्य रूप से कमजोर थे, लेकिन पूरे भारत के जनमानस में मुगल सल्तनत अभी भी राजनैतिक वैधता का एक सर्वोच्च प्रतीक थी। जफर को अपना नेता मानकर सिपाहियों ने अपनी इस बगावत को एक राष्ट्रीय और वैध स्वरूप दे दिया। क्या बात है! ये अंग्रेजों को ये बताने का तरीका था कि हम सिर्फ बागी नहीं हैं, हम एक आजाद मुल्क की सेना है जो अपने असली शासक के अधीन लड़ रही है। यानी उन्होंने एक प्रतीक का इस्तेमाल किया ताकि पूरे देश को जोड़ा जा सके, और ये प्रतीक काम भी किया। हाँ, काफी हद तक। दिल्ली से बाहर प्रांतों में भी ऐसे नायक उभरने लगे जिन्होंने इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर लड़ा, जैसे लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिन्होंने अपने पति वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद खुद कमान संभाली और अवध की जनता को अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद किया। बिल्कुल। और बिहार में वीर कुंवर सिंह। अरे हाँ, वीर कुंवर सिंह, उनकी कहानी तो अपने आप में एक किंवदंती है। 80 साल की उम्र में लोग बिस्तर से नहीं उठ पाते और वो अंग्रेजों को युद्ध के मैदान में दौड़ा रहे थे। वीर कुंवर सिंह का युद्ध कौशल इस बात का प्रमाण है कि ये लड़ाई महज हथियारों से नहीं बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति से लड़ी जा रही थी। वे छापामार युद्ध में माहिर थे, जिसे हम गिरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। हाँ, और बेगम हजरत महल ने भी ये साबित किया कि अवध की जनता अंग्रेजों के अन्याय को भूली नहीं थी। उन्होंने जमींदारों, किसानों और आम नागरिकों सबको एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया था। ये जनभागीदारी ही थी जिसने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी थी। और जब हम युद्ध कौशल और रणनीति की बात करते हैं तो दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने
ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बेहतरीन जनरलों को मतलब लोहे के चने चबवा दिए। हाँ, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल। पहले बात करते हैं तात्या टोपे की, जो नाना साहब के सेनाध्यक्ष थे। उनके पास कोई अपना राज्य नहीं था, कोई बड़ी स्थायी सेना नहीं थी, फिर भी वे अंग्रेजों के लिए एक तरह से नासूर बन गए थे। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो अंग्रेजों की आधुनिक सेना उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी? देखिए, तात्या टोपे ने हिट एंड रन यानी छापामार युद्ध की तकनीक को एक कला के स्तर पर पहुंचा दिया था। अच्छा। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वे अंग्रेजों की सुसज्जित सेना के सामने सीधे मैदान में लड़ेंगे तो तोपों के सामने उनकी हार तय है। इसलिए उन्होंने अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया। वो कैसे? चूंकि उनके पास भारी साजो सामान नहीं था, इसलिए उनकी सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती थी। वे अचानक हमला करते, अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाते और इससे पहले कि ब्रिटिश सेना संभल पाती, वे जंगलों और घाटियों पे गायब हो जाते। अरे वाह, मतलब पकड़ में नहीं आते थे? बिल्कुल नहीं। 9 महीने तक उन्होंने ब्रिटिश कमांडरों को छकाया। उन्होंने जनरल विंडम को बुरी तरह परास्त किया। यहां तक कि ब्रिटिश अधिकारी कर्नल मॉल्सन ने भी अपनी किताब में स्वीकार किया कि तात्या टोपे उस समय के सर्वश्रेष्ठ सैनिक नेता थे। एक तरह से वो अंग्रेजों के लिए एक ऐसी पहेली बन गए थे जिसे सुलझाना उनके सबसे आधुनिक हथियारों के बस की बात नहीं थी। एकदम सही। और दूसरी तरफ थी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मतलब दत्तक पुत्र को अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने जिस तरह से कमान संभाली, वो इतिहास के सबसे चमकदार पन्नों में से एक है। बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई महज एक शासक नहीं थी, वो प्रतिरोध का एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसने आम लोगों के दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया। उनका अंतिम युद्ध जनरल यू रोज की सेना के साथ था। हाँ, ग्वालियर में। जनरल रोज की सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, लेकिन रानी ने जिस शौर्य से लड़ाई लड़ी, उसने अंग्रेजों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। जनरल ह्यू रोज ने उनके बलिदान के बाद जो कहा वो बहुत कुछ बयां करता है। उन्होंने कहा था, ओम, यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों की एकमात्र मर्द थी। दुश्मन के मुंह से निकली ये तारीफ बताती है कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में कैसा कैसा खौफ और सम्मान पैदा किया होगा। बिल्कुल। इन नेताओं ने साधारण किसानों और सिपाहियों के अंदर ये जज्बा भर दिया था कि वे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकरा सकते हैं। लेकिन देखिए, युद्ध का एक दूसरा चेहरा भी होता है। जहाँ शूरवीरता और बलिदान होता है, वहाँ कई बार ऐसी क्रूरता भी जन्म लेती है जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। कानपुर के घेरे की घटना कुछ ऐसी ही थी जिसे हम पूरी निष्पक्षता से समझने की कोशिश करेंगे। वो एक बहुत ही स्याह पन्ना है इतिहास का। कानपुर में अंग्रेज जनरल व्हीलर ने एक कच्ची मिट्टी का मोर्चा बनाया था, जिसे निराशा का दुर्ग या फोर्ट ऑफ डिस्पेयर कहा जाता था। वहां असल में क्या हुआ था? देखिए, जब युद्ध में सदियों का दबावा गुस्सा फटता है तो नैतिकता अक्सर पीछे छूट जाती। उस कच्ची मिट्टी के किले में लगभग 900 अंग्रेज, जिनमें स्त्रियां, बच्चे और सैनिक शामिल थे, 21 दिनों तक नाना साहब की सेना की घेराबंदी में फंसे रहे। 21 दिन बहुत लंबा समय है। हाँ, उन पर लगातार भीषण गोलाबारी होती रही, राशन खत्म हो गया और जून की उस भयानक गर्मी में लोग मरने लगे। और फिर 27 जून को सतीचौरा घाट की वो भयानक घटना घटी। दस्तावेज बताते हैं कि अंग्रेजों को सुरक्षित इलाहाबाद जाने का वादा किया गया था। हाँ, उन्हें नावों पर बिठाया गया था। लेकिन जब वे नावों पर सवार हो रहे थे तो अचानक उन पर चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी। और इसके कुछ हफ्तों बाद 15 जुलाई का वो बीबी घर नरसंहार हुआ, जहां लगभग 200 अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई। ये दोनों घटनाएं इस महासंग्राम के इतिहास पर एक बहुत गहरा और स्याह दाग है। जब प्रतिशोध की भावना बेकाबू हो जाती है तो वो मासूम और दोषी के बीच का फर्क भूल जाती है। सही बात है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इसके जवाब में ब्रिटिश सेना ने क्या किया। जब इन नरसंहारों की खबर ब्रिटिश कमांडरों तक पहुंची तो उनके अंदर एक अंधी नस्लवादी नफरत पैदा हो गई। और इसी नफरत का नतीजा था अंग्रेज जर्नल नील द्वारा किया गया निर्मम प्रतिशोध। मतलब ये सिर्फ एक सैन्य पलटवार नहीं था, ये एक तरह का संस्थागत आतंकवाद था। बिल्कुल, इसे आप स्टेट टेरर कह सकती हैं। अंग्रेजों ने बदले की आग में पूरे के पूरे गांव जला दिए। जो भी भारतीय सामने दिखा, चाहे उसका विद्रोह से कोई लेना देना हो या ना हो, उसे पेड़ों से लटकाकर फांसी दे दी गई।
तोप के मुहाने पर बांधकर मतलब लोगों को उड़ा दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि युद्ध में बदले की आग किसी भी पक्ष की नैतिकता को जलाकर राख कर देती है। कानपुर की घटनाओं ने ब्रिटिश सेना को ये मनोवैज्ञानिक बहाना दे दिया कि वे विद्रोह को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उन्होंने वो किया भी। हाँ, उन्होंने एक ऐसा निर्मम दमन चक्र चलाया जिसकी मिसाल इतिहास में कम ही मिलती है। अब इस चर्चा के सबसे तार्किक और जरूरी सवाल पर आते हैं। बताइए। इतनी शूरवीरता, इतना भारी जन समर्थन और पूरे उत्तर भारत में फैले इस विशाल विद्रोह के बावजूद ये संग्राम आखिर विफल क्यों हो गया? जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस लड़ाई में शामिल ही नहीं हुआ था। और यही इस विद्रोह की विफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर हम विश्लेषण करें कि कौन विद्रोह के समर्थन में था, तो हम पाते हैं कि वे ज्यादातर आम सिपाही थे, वो विस्थापित जमींदार थे जिनकी जमीनें छीन ली गई थीं, और वो शोषित किसान थे। आम आदमी लड़ रहा था। बिल्कुल, लेकिन समाज का एक बहुत ताकतवर हिस्सा चुपचाप तमाशा देख रहा था या फिर अंग्रेजों का साथ दे रहा था। और उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है उस समय के शिक्षित मध्यम वर्ग का। एक पल को ये अजीब लगता है कि जो वर्ग सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, जो दुनिया को समझ रहा था, उसने अपनी ही आजादी की लड़ाई से मुंह क्यों मोड़ लिया? क्योंकि उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। देखिए, शिक्षित वर्ग को लगता था कि अंग्रेज भारत में आधुनिकीकरण ला रहे हैं। वे रेल, डाक और पश्चिमी शिक्षा को भारत के भविष्य के रूप में देख रहे थे। मतलब उन्हें अंग्रेजों में विकास दिख रहा था। हाँ, जब उन्होंने विद्रोहियों को देखा तो उन्हें लगा कि ये सिपाही और पुराने राजा महाराजा वापस उसी पुराने सामंतवाद या फ्यूडलिज्म को स्थापित करना चाहते हैं। विद्रोहियों के पास बहादुरी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास भविष्य के भारत का कोई नया वैकल्पिक विजन नहीं था। ये एक बहुत बड़ी कमी थी। बिल्कुल। और इसके अलावा कई बड़ी रियासतों के राजाओं ने अपने निजी स्वार्थों के लिए अंग्रेजों को सैन्य और आर्थिक मदद दी। और अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो दक्षिण भारत इस पूरी उथल-पुथल से लगभग अछूता ही रहा। मतलब कोई केंद्रीय योजना नहीं थी, सब अपने अपने कारणों से अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे। एकदम सही। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? जब हथियारों और तकनीक की बात आती है तो मैं इन नोट्स में बार बार एक शब्द पढ़ती हूँ, टेलीग्राफ। ओहो, टेलीग्राफ तो गेम चेंजर था। वही ना, कैसे एक पतले से टेलीग्राफ के तार ने इतने बड़े विद्रोह का गला घोंट दिया। संचार का महत्व क्या था उस लड़ाई में? इस अंतर को ऐसे समझिए, मान लीजिए दिल्ली में विद्रोह हुआ और बागियों को लखनऊ या झांसी संदेश भेजना है, तो वो क्या करेंगे? वे घोड़े पर किसी संदेशवाहक को भेजेंगे। उसे पहुंचने में कई दिन या हफ्ते लग जाएंगे। बारिश हुई या रास्ता खराब हुआ तो और ज्यादा समय लगेगा। जाहिर सी बात है। लेकिन दूसरी तरफ कलकत्ता में बैठा अंग्रेज अफसर महज कुछ मिनटों में टिक 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 करके टेलीग्राफ के जरिए पंजाब या बंबई से अतिरिक्त सेना बुला लेता था। अंग्रेजों को पल पल की खबर रहती थी कि कौन सी सेना कहां पहुंच रही है। बाप रे, तो ये लड़ाई बराबरी की थी नहीं। ये महज तोपों और तलवारों की लड़ाई नहीं थी। ये गति और सूचना की, मतलब स्पीड और इंफॉर्मेशन की हार थी। हैवलॉक और कैम्बल जैसे ब्रिटिश कमांडरों ने इस तकनीक को भरपूर फायदा उठाया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। इससे ये साफ हो जाता है कि सिर्फ गुस्सा और जज्बा किसी बड़ी सत्ता को उखाड़ने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि आपके पास आधुनिक तकनीक और एक स्पष्ट विचारधारा ना हो। सही कहा आपने। लेकिन भले ही विद्रोह को कुचल दिया गया, इसके झटके लंदन तक महसूस किए गए। 1858 का अधिनियम इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें इतनी बुरी तरह हिला दी थी कि ब्रिटिश संसद को यह समझ आ गया कि भारत जैसे विशाल और जटिल देश को चलाना अब एक व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। हाँ, 1858 के अधिनियम के तहत कंपनी का शासन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजों ने एक बहुत ही खतरनाक सबक भी सीखा। और वो सबक था फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल। एग्जैक्टली। उन्होंने देखा था कि जब हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े तो ब्रिटिश राज का वजूद खतरे में पड़ गया था। इसके बाद उन्होंने सेना और समाज का ऐसा पुनर्गठन किया कि ये दोनों समुदाय कभी एक ना हो सके, जो कि बहुत दुखद था। हाँ,
लेकिन क्या 1857 की ये घटना सिर्फ एक हार की कहानी है? जब मैं इतिहासकार प्रोफेसर बिपिन चंद्र का कथन पढ़ती हूँ तो नजरिया बदल जाता है। उन्होंने बहुत सटीक बात कही है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि अपनी विफलता में भी इसने एक महान उद्देश्य की पूर्ति की। ये उस राष्ट्रीय प्रतीक का काम कर गया जो ये विद्रोह सीधे तौर पर हासिल ना कर सका। प्रोफेसर बिपिन चंद्र का यह कथन इस पूरी घटना का असल सार है। देखिए, 1857 भले ही हमें उस वक्त आजादी न दिला सका हो, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा का काम किया। बिल्कुल, वीर सावरकर ने भी तो। हाँ, विनायक दामोदर सावरकर और कार्ल मार्क्स जैसे बिल्कुल अलग अलग विचारधारा के लोगों ने भी इसे केवल सैन्य गदर मानने से इनकार किया और इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। इस संग्राम ने भारतीयों को यह सच्चाई समझा दी कि विश्व के सबसे बड़े साम्राज्य को केवल पुरानी तलवारों और असंगठित भीड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता। और यही कारण है कि इस विद्रोह की राख से ही भविष्य के राजनीतिक आंदोलनों का जन्म हुआ। बिल्कुल। इसी से यह समझ पैदा हुई कि हमें एक अखिल भारतीय चेतना की जरूरत है, हमें एक आधुनिक राजनीतिक संगठन की जरूरत है। इसी सोच ने आगे चलकर कांग्रेस की स्थापना और गांधी जी के शांतिपूर्ण जन आंदोलनों की नींव रखी। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि 1857 का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये वो पहली अग्नि परीक्षा थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की अजेयता के, मतलब उनकी इनविंसिबिलिटी के मिथक को चकनाचूर कर दिया कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। ये भ्रम टूट गया, एकदम टूट गया। भारतीयों ने यह देख लिया था कि इन शक्तिशाली अंग्रेजों को भी डराया जा सकता है, उन्हें भी चुनौती दी जा सकती है। अगर हम ऐतिहासिक निरंतरता की बात करें तो 1857 का अंत ही असल में 1947 की आजादी का वास्तविक आरंभ था। सच में ये एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे अतीत के सबसे गहरे और जटिल पन्नों से रूबरू कराता है। इस गहरी चर्चा के अंत में एक विचार जो जहन में आता है और जिसे सोचने पे हर कोई मजबूर हो जाएगा। वो क्या है? जैसा कि हमने चर्चा की, उस वक्त का शिक्षित मध्यम वर्ग इस विद्रोह से पूरी तरह दूर रहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्रिटिश शासन भारत में नए आविष्कार और आधुनिक सोच लेकर आएगा। अगर हम कल्पना करें कि 1857 में ही उस शिक्षित वर्ग ने अपने आधुनिक विचारों, अपने कूटनीति और अपनी प्लानिंग के साथ उन बहादुर सिपाहियों और राजाओं का नेतृत्व किया होता, तो शायद तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल। तो क्या भारत का इतिहास 90 साल पहले ही किसी बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ गया होता? क्या हम उसी वक्त एक आधुनिक और आजाद राष्ट्र बन सकते थे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस ऐतिहासिक और वैचारिक विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नई जानकारियों और गहरे तथ्यों के साथ अगली चर्चा में फिर मुलाकात होगी।